जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स, जिसमें जो शामिल है दोस्तों 2024 में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, उन सब की आज हम पर बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन सब की आज यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें और जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल SR इंस्टीट्यूट में। चलिए अपने क्वेश्चन में आते हैं। हम क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, तो क्या है पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने। तो दोस्तों अभी सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं 2024 में, वो कौन बन चुके हैं, डी गुकेश सबसे युवा बने हैं। तो ये कितने वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में क्या बने हैं, विश्व शतरंज चैंपियन। याद रखेंगे क्या बने हैं, ये विश्व शतरंज चैंपियन जो है बन चुके हैं और ये सबसे युवा है। कितने वर्ष की उम्र में, तो ये 18 वर्ष की उम्र में ये चैंपियन बन चुकी है। ये भारत के दूसरे व्यक्ति, ये भी याद रखेंगे, भारत के ये क्या है, सेकंड व्यक्ति हैं जो विश्व चैंपियन भरे हैं। भारत के सेकंड व्यक्ति जो क्या है, विश्व शतरंज चैंपियन बने। और पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे, विश्वनाथन आनंद। आप लोग याद रखोगे, भारत के पहले व्यक्ति जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं विश्वनाथ आनंद, और सेकंड जो बन चुके हैं 2024 में, तो वो सबसे युवा बन चुके हैं 18 वर्ष की उम्र में, डी गुकेश। इन्हें किसे हराया, हम वो बात करें तो किसे हराया है, डिंग लिरेन को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, चीन के खिलाड़ी। इन्हें क्या हराया है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हराकर क्या बन चुके हैं, ये चैंपियन बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी की पॉइंट की बात करें तो 18 साल के भारतीय ने डिंग लिरेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियंस के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भारतीय ग्रैंड मास्टर गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए। कब हुआ, ये भी आप लोग डेट याद रखिए, 12 दिसंबर 2024 को ये क्या हुआ था, ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये हुई थी 12 दिसंबर 2024 को। किसे हराया, डिंग लिरेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एशियाई विकास बैंक ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों 11वां जो अध्यक्ष चुना गया है एशियाई विकास बैंक का, मसातो कांडा। कौन चुने गए हैं अभी 11वें अध्यक्ष, मसातो कांडा। ये क्या है, अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री। क्या है ये, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। आप लोग याद रखोगे, जापान के क्या बने, ये प्रधानमंत्री। अब थोड़ी सी अब की पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं हम। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, किसने चुना इन्हें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को ADB का अध्यक्ष चुना है। वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में क्या है, वो जापान के प्रधानमंत्री भी है और साथ ही साथ वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार भी है। चलिए अब एशियाई विकास बैंक ADB, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। आप लोग याद रखोगे स्थापना, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई, 1966 में। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। और इसके जो सदस्य देश है टोटल कितने हैं, 69। और 69वां जो सदस्य देश बना था वो कौन सा बना है, इजराइल। इतनी जानकारी आप लोग याद रखोगे एशियाई विकास बैंक में। तो अध्यक्ष कौन चुना गया है, मसातो कांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो वो कौन बने हैं, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की इतिहास में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं वो कौन है, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी। तो ये कहाँ पर, ये लखनऊ सुपर जॉइंट्स में चुने गए हैं। लखनऊ की टीम ने इन्हें किया है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। आप लोग याद रखोगे, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इन्हें खरीदा है और कितने में, 27 करोड़ रुपए में। 27 करोड़ रुपए में। तो ये IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं ऋषभ पंत। IPL 2025 मेगा ऑक्शन के पहले दिन यानी 24 नवंबर 2024 को 83 खिलाड़ियों की बोली लगी। इसमें से 72 खिलाड़ी बिके। ऋषभ पंत अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके। उन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। आप लोग याद रखो कितने में, 27 करोड़ रुपए में। किस टीम में शामिल है ये, लखनऊ सुपर जॉइंट्स में। चलिए भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं तो वो कौन, के संजय मूर्ति। आप लोग याद रखोगे, के संजय मूर्ति अभी वर्तमान में क्या है, CAG है। इससे पहले जो थे वो कौन थे, केग जो थे इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। आप लोग याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या थे, ये पूर्व केग रहे हैं जस्ट इनसे पहले। तो इनकी जगह ली है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह किसने ले ली है अभी 2024 में, के संजय मूर्ति ने। क्या बने हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनका कार्य क्या होता है, नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है, महालेखा परीक्षक जैसे हमारी भारत की संचित निधि होती है उनका लेखांकन करना या लेखा जोखा रखना, ये किसका काम होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो अभी वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति। सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के केडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू
की जगह लेंगे। किसकी? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पूर्व रहे, आप लोग याद रखोगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय है तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? आप लोग वो भी याद रखिए। तो आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक इसका वर्णन मिलता है हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो आप लोग याद रखोगे ये चीजें। और जो पहले व्यक्ति थे, आप लोग ये भी याद रखिए, पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पी नरहरि राव। पी नरहरि राव। पी नरहरि राव क्या थे? पहले केक थे। क्या थे ये? पहले केक बनाए गए थे। अब ये केक गठित कब हुआ? ये 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। आप लोग ये भी याद रखोगे। और पहले व्यक्ति कौन बने थे? पी नरहरि राव क्या बने थे? CAG बने थे। वर्तमान में कौन है? तो के संजय मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले ये कह रहे हैं पूर्व उपाध्यक्ष हैं। इतनी बात आप लोग समझिए। क्या है हमारे पास? श्री अग्रवाल वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये थे। अभी क्या बन चुके हैं? ये अध्यक्ष बन चुके। इससे पहले क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। वे 21 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली 97वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर शीर्ष व्यापार चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनित शाह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लिया इन्होंने? डॉक्टर अनित शाह का स्थान लिया है हर्षवर्धन अग्रवाल ने। और क्या बन चुके हैं ये? फिक्की के अध्यक्ष। चलिए अब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत का सबसे पुराना और बड़ा शीर्ष व्यापार संगठन है। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा, पुराना और क्या है ये? व्यापार संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है? ये भारत ने चीन को हराकर क्या जीती है? ये 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चलिए अब की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ें। दीपिका के शानदार प्रदर्शन से भारत ने चीन पर जीत के साथ महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब बरकरार रखा। भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन पर 1-0 की रोमांचक जीत के साथ महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ये कौन सा रहा है? 2024 में 8वां रहा है। आप लोग याद रखोगे 8वीं क्या रही है? 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी रही। तो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है चीन को हराकर। चलिए आगे बढ़ते। अगला, नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये 2023 का पुरस्कार है, 2024 में वितरित किया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दो व्यक्ति को दिया गया है। पहला डेनियल वॉरेन बोइंग को, कौन? डेनियल वॉरेन बोइंग। और दूसरे व्यक्ति हैं अली अबू अब्बाद। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? दोनों, ए और बी। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये क्या है? अहिंसा के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? अहिंसा के जरिए दिया जाता है ये सामाजिक क्षेत्र में, और आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है इसमें? 1 करोड़ रुपए। तो 2024 में जो दिया गया है डेनियल वॉरेन बोइंग और अली अबू अब्बाद को, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के धुड़मारो, यहाँ पे नाम क्या मिलता है? धुड़मारस भी मिलता है। आप लोग याद रखो क्या मिलता है इसका नाम? धुड़मारस भी मिलता है। हाल ही में किस राज्य के धुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो ये किस राज्य में आता है? ये आता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो बस्तर जिले में आता है। ये भी याद रखेंगे, बस्तर जिले में क्या आता है? ये धुड़मारस आता है, या धुड़मारो आता है। इसे क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। तो बस्तर जिले के धुड़मारस गांव या धुड़मारो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के तहत चुना है। यह मान्यता धुड़मारस की पारिस्थितिकी, पर्यटन और सतत विकास के केंद्र के रूप में क्षमता को दर्शाती है। चलिए किसे? धुड़मारस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। चलिए कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेगा 2025 में, वो कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। कब? 2025 में। आप लोग याद रखोगे। और 2024 में किसने की थी? तो 2024 में ब्राजील ने। 2024 में अध्यक्षता किसने की? ब्राजील ने। 2023 में भारत ने किया था।
इसकी अध्यक्षता आप लोग ये याद रखो। चलिए की पॉइंट्स हम देखें। G20 के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक फोरम की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ द्वारा की गई है 2022 से इंडोनेशिया के साथ। 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। निम्नलिखित अध्यक्षताएं भारत ने कब की? 2023 में। और ब्राजील ने कब की? 2024 में। और जो 2025 में होगा वो कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये 56वां है, आप लोग 57वां भी याद रखेंगे। 57वां टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में बना है 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को जो बना है 57वां टाइगर रिजर्व, वो उसका नाम क्या है? रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य ये क्या हो चुका है? टाइगर रिजर्व में शामिल हो चुका है। टाइगर रिजर्व में क्या चुका है? शामिल हो चुका है। आप लोग याद रखोगे। ये कहाँ आता है? ये मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है रातापानी अभ्यारण्य? मध्य प्रदेश के रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है रातापानी अभ्यारण्य, जो हाल ही में क्या चुका है? टाइगर रिजर्व में शामिल हो चुका है। और ये 57वें नंबर का है। 56वां याद रखिए, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए यह टाइगर रिजर्व जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फैला है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्री सैलम और असम के मानस के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। ये भी याद रखेंगे ये क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। भारत का क्या है? ये तीसरे नंबर पे, भारत का तीसरे नंबर पे आता है ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो पहला क्या है? यहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्री सैलम। और असम का है यहाँ पे सेकंड नंबर में कौन है? मानस के बाद असम का क्या है? मानस सेकंड नंबर में। और पहले नंबर में ये है नागार्जुन सागर, श्री सैलम। और तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। चलिए ये कहाँ आता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट दी गई है सभी राज्यों के राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की। सबसे पहले हमारे पास आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। जो गवर्नर है वहाँ के राज्यपाल वो कौन है? अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? केवल्या त्रिविक्रम परनाइक। असम की जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलिए आगे बिहार। तो बिहार के सीएम कौन है? सीएम नीतीश कुमार। और गवर्नर जो है कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी क्या हो चुके हैं ये? लास्ट दिसंबर में क्या हुए? ये चेंज हुए। आप लोग याद रखोगे कौन बन चुके हैं गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे अगला है हमारे पास क्या? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य के सीएम है वो कौन है? विष्णुदेव सही। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? रामन डेका। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत। और गवर्नर जो है PS श्रीधरन पिल्लई। क्या है यहाँ के गवर्नर? गुजरात की हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। और आचार्य देवव्रत क्या है यहाँ के गवर्नर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। और जो बंडारू दत्तात्रेय ये क्या है? गवर्नर। यहाँ के क्या है? ये राज्यपाल। चलिए आगे आते हैं अब हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। कर्नाटक। तो कर्नाटक के सिद्धारमैया क्या यहाँ के मुख्यमंत्री है। और थावरचंद्र गहलोत यहाँ के क्या है? गवर्नर। केरल की बात करें तो केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव। और गवर्नर जो है वो कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। पूरा नाम मंगूभाई छगनभाई पटेल। चलिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो भी हाल ही में चुनाव हुआ है यहाँ के जो सीएम बन चुके हैं वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन। चलिए अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मिजोरम में आए तो मिजोरम की जो सीएम है वो कौन है? मिस्टर लाल धूमा। और गवर्नर कौन है? VK सिंह। अब नागालैंड में बात करें तो नागालैंड के जो सीएम है वो कौन है? निफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है यहाँ के? LA गणेशन। चलिए आगे आते हैं क्या है हमारे पास? उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हरि बाबू कंभमपति। अब पंजाब के जो सीएम है भगवंत सिंह मान। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया क्या है? पंजाब के गवर्नर। चलिए राजस्थान। तो राजस्थान के जो सीएम है कौन है? भजन लाल शर्मा। और यहाँ पे के जो राज्यपाल है वो कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव। चलिए सिक्किम के जो सीएम है वो कौन है वर्तमान में? प्रेम सिंह तमांग। ये क्या है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर जो है ओम प्रकाश माथुर। क्या है यहाँ के? गवर्नर।
चलिए अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन, गवर्नर आर एन रवि। तेलंगाना के सीएम तो वो कौन है? रेवंत रेड्डी, और गवर्नर यहाँ के कौन है? जिष्णु देव वर्मा। क्या है यहाँ के? गवर्नर। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह, और गवर्नर जो है कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी क्या है? त्रिपुरा के गवर्नर। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे आते हैं, क्या है हमारे पास? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के सीएम अभी वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? डॉक्टर सीबी आनंद बोस। क्या है यहाँ के? गवर्नर। चलिए झारखंड, तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, गवर्नर जो है कौन है? संतोष कुमार गंगवार। क्या है यहाँ के? गवर्नर झारखंड के। चलिए पांडुचेरी, तो पांडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? एन रंगा स्वामी। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? के कैलाश नाथन। यहाँ के क्या है? ये गवर्नर। चलिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के आप लोग याद रखेंगे ये क्या है? ये पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के पहले सीएम तो वो कौन है? उमर अब्दुल्ला, भी 2024 में बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। क्या बने हैं? मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर। दिल्ली की बात करें तो सीएम कौन है यहाँ पर? आतिशी मारलेना, और गवर्नर की बात करें तो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्या है यहाँ के? गवर्नर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, हम कहें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी। और यहाँ का जो शासन संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन है? एडमिरल DK जोशी। क्या है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पे क्या संभाल रहे हैं? ये यहाँ का शासन संभाल रहे हैं। चलिए दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीप, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? दमन है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ये क्या है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पर अभी सीएम का पद नहीं है, यहाँ पर क्या चुनाव नहीं हुए। चलिए तो ये क्या थे? हमारे सीएम की लिस्ट थी और गवर्नर की लिस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन में हम, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जो है टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब जीता है। चलिए अब की पॉइंट्स हम यहाँ पे देखें तो इस टूर्नामेंट में महिलाओं में, ये भी याद रखिए, महिलाओं में कौन है? कैटरीना लार्गो ने खिताब जीता है। पुरुषों में किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, और महिलाओं में जो खिताब जीता है कैटरीना लार्गो ने। चलिए कैटरीना 3 बार की वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन है, उन्हें 11.5 अंकों के साथ जीत हासिल की। वैलेंटीना गुनिना 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वही एलेक्जेंडा गोरियाचिकना और बतिंका अग्रवाल 9.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर रहेगी। तो महिलाओं में जिन्हें खिताब जीता है वो कौन है? आप लोग नाम याद रखेंगे यहाँ पर, कैटरीना लार्गो। और पुरुष में कौन है? मैग्नस कार्लसन। किसमें? टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल पुरस्कार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्कुल पुरस्कार और सम्मान की। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है 2024 में? तो आप लोग इन्हें जानते होंगे, कौन? मिथुन चक्रवर्ती को। क्या दिया गया है? 54वां दिया गया है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई है? 1969 में। आप लोग याद रखोगे इसकी शुरुआत कब हुई है? 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी, और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है देविका रानी ने की थी। जो पहली बार दिया गया था 1969 में, ये भी याद रखिए, किसे दिया गया? देविका रानी को। देविका रानी क्या थी? प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। कौन? देविका रानी। और जो 54वां दिया गया वो किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। यहीं पर आप लोग याद रखिए, जो 53वां दिया गया है वो किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। ये भी आप लोग याद रखोगे। 53वां जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है तो वो किसे? वहीदा रहमान को। और जो 54वां दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 1969 दिसंबर 2024 में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ, किसकी? मार्शल लॉ की घोषणा की, और कुछ ही घंटों बाद इस आदेश को वापस ले लिया। तो किस देश ने? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जो है
मार्शल लॉ पहले लगाया और फिर क्या ले लिया, उसे वापस ले लिया। अब मार्शल लॉ क्या होता है, तो विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। कभी कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अभी किस देश ने, तो साउथ कोरिया ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्या कर दिया, उसे समाप्त कर दिया या वापस ले लिया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अब दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस राज्य ने, तो असम राज्य ने। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। किसमें, रेस्टोरेंट हो चाहे कार्यक्रम में हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर गौमांस पर क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ कहां पर, असम में जो है लगा दिया है। मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 कब आया था, ये अधिनियम भी आप लोग याद रखिए। मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने होटल, रेस्टोरेंट और सामुदायिक समारोह आदि में गोमांस को सार्वजनिक खपत पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है। किसे, 2021 में आया था ये मवेशी संरक्षण अधिनियम, उसको और मजबूत करने के लिए ये लगा दिया। चलिए, तो किस राज्य में, ये असम राज्य में लागू हो चुका है। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष चुनी गई है वो कौन चुनी गई है, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की क्या है, ये अध्यक्ष है वर्तमान 2024 में। इससे पहले कौन थे, तो मनोज सोनी थे। आप लोग ये भी याद रखो, क्या थे ये, मनोज सोनी इससे पहले थे। मनोज सोनी क्या रहे, ये पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष, पूर्व क्या रहे हैं, ये यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आप लोग याद रखोगे। और अभी वर्तमान में कौन बनी गई हैं, तो प्रीति सूदन क्या बनी गई है, यूपीएससी की अध्यक्ष। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी के पद से इस्तीफा देने के बाद 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने यानी 1 अगस्त को यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। वे साल 2022 से यूपीएससी मेंबर के पद पर कार्यरत, ये पहले से यूपीएससी मेंबर के पद पर कार्यरत थी और इन्होंने जो कार्य संभाला है 1 अगस्त से इन्होंने ये कार्य संभाला। तो आप लोग याद रखोगे, वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रीति सूदन। इससे पहले कौन थे, मनोज सोनी थे। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसके जो यूपीएससी का गठन हुआ ये कब हुआ। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ, यूपीएससी का गठन हुआ। और जो पहले जो अध्यक्ष थे, आप लोग उसका नाम भी याद रखिए, पहले अध्यक्ष, तो वो कौन थे, पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम रोज बॉरकर, क्या नाम था उनका, सर रोज बॉरकर। सर रोज बॉरकर क्या थे ये, सर रोज बॉरकर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। यहाँ पर आप पहली महिला भी याद रखिए, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो कौन बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। क्या नाम है, रोज मिलियन बैथ्यू क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष यूपीएससी की, रोज मिलियन बैथ्यू ये क्या रही है, पहली अध्यक्ष रही। आप लोग याद रखोगे, जो पहले 1 अक्टूबर 1926 को अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, सर रोज बॉरकर। अभी वर्तमान में कौन है, प्रीति सूदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है, तो किस नाम से, उबर शिकारा के नाम से। कहां पर शुरू हुई है, तो भारत के श्रीनगर या हम कहें जम्मू कश्मीर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से, उबर शिकारा के नाम से। उबर ने श्रीनगर में भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है। उबर ने भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है, जो पर्यटकों को अपने ऐप के माध्यम से श्रीनगर में प्रतिष्ठित डल झील पर शिकारा की सवारी की प्री बुकिंग का अनूठा अनुभव प्रदान करेगी। तो जो किस नाम से शुरू की गई है, ये उबर शिकारा के नाम से जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। कहां पर, भारत के जम्मू कश्मीर में। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किस मिसाइल का, K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। कि वो क्या ले जाएगी, नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने के लिए किस मिसाइल का, K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो यह मिसाइल जो है 3500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में हमला कर सकती है, कि 3500 किलोमीटर। इसका परीक्षण भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया। किससे, INS अरिघात से किया गया था। K4 मिसाइल को भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन किया। किसने डिजाइन किया, ये भी याद रखिए, भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने क्या किया, इसे डिजाइन किया है।
चलिए, K4 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत चीन के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो समुद्र से परमाणु हथियारों से हमला कर सकेगा। तो चीन के बाद ये एशिया का दूसरा देश बन गया है जो समुद्र से क्या करेगा, परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। 2025 में कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो कौन करेगा? भारत। 2025 में भारत क्या करेगा? पहली बार जो है दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हम यहाँ पे देखें, दृष्टिबाधित महिला की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पर भारत करेगा। तो विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद WBCC ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाएगा, यानी पाकिस्तान अपने मैच कहाँ? नेपाल और श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान कहाँ खेलेगा अपने मैच? नेपाल और श्रीलंका में। तो अभी जो दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा 2025 में, तो वो कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए आगे आते हैं। किस राज्य को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बनाया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी महोत्सव से क्वेश्चन हो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो हॉर्नबिल महोत्सव 25वें नंबर का 2024 में जो साझेदार राज्य बना है, तो वो कौन सा बना है? सिक्किम राज्य। ये आयोजन कहाँ होता है हॉर्नबिल महोत्सव का? तो ये कहाँ होता है? नागालैंड में। भारत के नागालैंड राज्य में इसका आयोजन होता है। तो हर साल कब? 1 से 10 दिसंबर तक, ये भी याद रखिए, 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। तो इस बार जो साझेदार देश बन चुका है वो कौन बना है? सिक्किम जो है बन गया है। चलिए अब इसका महत्व नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए महोत्सव मनाया जाता है। चलिए 1 से 10 दिसंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन, किस देश की टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? तो वर्णमाला लेखन जो खोजा गया है टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से खोजा गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन ये कहाँ पर खोजा गया दोस्तों? ये कहाँ पर? सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में वर्णमाला लेखन खोजा गया है, दुनिया का सबसे पुराना 2400 ईसा पूर्व में। अब इस खोज के बारे में जरूरी बात हम यहाँ पे देखें तो इस खोज के बारे में जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दी थी। किसने? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। इस खोज के लिए करीब 16 साल तक खुदाई की गई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई है कि कब्रें, कलाकृतियां और लेखन लगभग 4400 साल पुरानी। कितने साल? 4400 साल पुरानी है। चलिए यह वर्णमाला लिपि की किसी भी अन्य ज्ञात उदाहरण से लगभग 500 साल पहले की है। कितने साल पहले की है? ये जो वर्णमाला लिपि के किसी भी अन्य ज्ञात उदाहरण से लगभग कितने? 500 साल पहले की ये क्या है? लिपि है। तो जो अभी कहाँ खोजी गई है ये वर्णमाला लेखन? सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या दिया? ये भारत के केंद्रीय मंत्री। अब हमारे पास ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिस्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अमित शाह क्या है भारत में? गृह मंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है। अश्विनी वैष्णव क्या है? वर्तमान में रेल मंत्री। ये सब क्या है दोस्तों? भारत के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिस्ट है हमारे पास। तो अगला हमारे पास कौन है? नितिन गडकरी। वो क्या है वर्तमान में? सड़क मंत्री। निर्मला सीतारमण, इसको तो आप जानते होंगे कौन है? ये वित्त मंत्री हमारी। फिर एस जयशंकर, ये कौन है? विदेश मंत्री। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला विकास मंत्री। पीयूष गोयल उद्योग मंत्री। मनसुख मंडाविया क्या है? खेल मंत्री। आगे हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री। जेपी नड्डा क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल क्या है? बंदरगाह मंत्री। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये थी हमारी क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिस्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। तो 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो 73वीं जो मिस यूनिवर्स बनी है दोस्तों, तो वो कौन बनी है? डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विक। कौन बनी है? विक्टोरिया केजर थेल्विक। ये कहाँ की है? डेनमार्क की है। जो 73वें नंबर की क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी। यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखोगे क्रिस्टीना पिस्कोवा। अपने पास ये एक नाम आया है क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की। तो ये क्या बनी है? 71वीं मिस वर्ल्ड बनी। ये भी आप लोग याद रखिए, मिस वर्ल्ड बनी है। कौन से नंबर की?
71वें मिस वर्ल्ड है। कौन? क्रिस्टीना पिस्कोवा। कहाँ से है ये? चेक गणराज्य से। और मिस यूनिवर्स विक्टोरिया गेजर थेलविग, ये डेनमार्क से। 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सौंदर्य प्रतियोगिता का 73वां संस्करण 16 नवंबर 2024 को मेक्सिको सिटी एरिना में आयोजित किया गया, जिसमें 120 से अधिक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। ये 73वां संस्करण हुआ, कहाँ पर हुआ? मेक्सिको सिटी में 16 नवंबर 2024 को। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों किसने ली है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। कौन से नंबर के बने हैं ये? 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और 50वें नंबर की हम बात करें तो 50वें कौन थे? D.Y. चंद्रचूड़। D.Y. चंद्रचूड़ क्या थे? इससे पहले 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है इन्हें? दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति वो क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को। चलिए D.Y. चंद्रचूड़ की जगह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। इसके बाद उनकी कुर्सी को जस्टिस संजीव खन्ना आज से संभालेंगे, यानी 10 नवंबर के बाद। 10 नवंबर से किसने? 10 नवंबर से जो पद धारण किया किसने? संजीव खन्ना ने। आप लोग याद रखोगे 10 नवंबर 2024 से कौन बन चुके हैं? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। इससे पहले कौन थे? D.Y. चंद्रचूड़। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया तो पहले मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले ये सीएम बने हैं 2024 में। जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो 2019 के पहले क्या था? 31 अक्टूबर 2019 के पहले ये क्या था? राज्य था, लेकिन इसे समाप्त करके क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अभी 2024 में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो पहले सीएम कौन चुने गए हैं? उमर अब्दुल्ला। चलिए आगे आते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ICC के अध्यक्ष बने हैं अभी, तो वो कौन है? जय शाह। कौन बने हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे। अमित शाह गृह मंत्री, उनके क्या बने हैं? ये बेटे जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए। अब हम यहाँ पे कुछ बातें करें तो जय शाह ने अक्टूबर 2019 से BCCI के मानव सचिव के तौर पर काम किया है। कहाँ पर? भारत में BCCI पर मानव सचिव के तौर पर काम किया है। जनवरी 2021 से वे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष भी थे। क्या रहे हैं ये? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब? जनवरी 2021 में। जय शाह ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। किसमें? वित्त और वाणिज्यिक मामलों में। आप लोग याद रखोगे, वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और अभी क्या बन चुके हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जो है बन चुके हैं जय शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA ने रेसलर बजरंग पुनिया को कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो कितने वर्षों का बैन लगा दिया है? तो 4 वर्षों का भी NADA राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अभी बैन लगा दिया। किस पर? बजरंग पुनिया पर। कितने वर्ष में? 4 वर्षों के लिए यहाँ पर बैन लगा दिया। चलिए आगे आते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। सबसे कम उम्र के IPL के ये क्या है? खिलाड़ी बने। अब यहाँ पे कुछ बात करें तो वैभव का जन्म जो है 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। वैभव बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिनर है। साल 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने मुंबई के खिलाफ 12 साल और 283 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। किसमें? रणजी ट्रॉफी में। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में यूथ टेस्ट सीरीज के दौरान 62 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो IPL के इतिहास में, तो वो कौन है? वैभव सूर्यवंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड
ट्रंप बने। 47वें क्या बने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो शपथ ग्रहण करेंगे आप लोग याद रखिए, इन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है लेकिन चयनित हो चुके हैं। ये 20 जनवरी को करेंगे, 20 जनवरी 2025 को क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में। तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति, उनका नाम आप लोग याद रखिए। 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडेन। जो बाइडेन क्या रहे हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें नंबर के। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। अब कौन से नंबर के बन रहे हैं वो, 47वें राष्ट्रपति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है। तो चक्रवात का जो नाम रखा गया है वो किसने रखा है, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने चक्रवात का नाम क्या रखा है, तो आप लोग याद रखेंगे क्या नाम है, फेंगल। कई बार नाम पूछ लिया जाता है चक्रवात का, तो क्या रखा है, सऊदी अरब ने रखा है, क्या नाम है, फेंगल। चक्रवात का नाम रख दिया है, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात का नाम। तो दोस्तों फेंगल क्या है, ये अरबी भाषा में निहित शब्द है। किसका शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। यह भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है और जो WMO यूनिस्केप नामकरण पैनल के भीतर क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। ये क्षेत्र की क्या विविधता को दर्शाता है, फेंगल। तो ये किस देश ने रखा है, सऊदी अरब ने, चक्रवात का नाम फेंगल। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, तो कौन सा देश बन चुका है, आर्मेनिया 104 नंबर का पूर्ण सदस्य बन चुका है। ISA का 104वां सदस्य आर्मेनिया। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया है। यह गठबंधन 2030 तक, कब तक, 2030 तक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए 1000 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखता है। कब तक, 2030 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कौन सा देश, दक्षिण अमेरिका का गुयाना देश है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना दक्षिण अमेरिका देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। 2014 के आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 आम चुनाव में वे पुनः चुने गए। दिसंबर 2024 तक उन्होंने 6 महाद्वीप पर 52 विदेश यात्राएं की और 59 देशों की यात्राएं की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत की गई यात्रा भी शामिल है। तो नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा, गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो 2024 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को मिला है, तो वो कौन कौन है, गैरी रुबकिन और विक्टर एम्ब्रोस। तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपयुक्त तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी, गैरी रुबकिन और विक्टर एम्ब्रोस। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। इसकी हम शुरुआत की बात करें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है ये पुरस्कार। आप लोग ये भी याद रखिए, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल वही दोस्तों जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट के क्या है ये, आविष्कारक, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की स्मृति में किया दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई। ये पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था, 1901 में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब 1969 से एक और यहाँ पर शामिल हो गया, वो किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब चालू हुआ ये, 1969 में। तो वर्तमान में कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान या शारीरिक विज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र कब चालू हुआ, 1969 में। तो इससे पहले 5 क्षेत्र, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। तो 2024 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, गैरी रुबकिन और विक्टर एम्ब्रोस को ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखिए लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स इन इंडिया। ये भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले जो भारतीय थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय जिन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किस क्षेत्र में दिया गया है ये, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है 1913। इनकी जो रचना थी वो क्या थी, गीतांजलि की गीतांजलि के लिए
दिया गया था। क्या ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913। पहले भारतीय थे, नाम याद रखेंगे। चलिए सेकंड, सीवी रमन किस क्षेत्र में? ये भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था 1930 में। हरगोविंद खुराना ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? ये मेडिसिन के क्षेत्र में, हम कहें रसायन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में 1968 में। किसे? हरगोविंद खुराना को। चलिए आगे, मदर टेरेसा, तो इन्हें किस क्षेत्र में? पीस यानी क्या? शांति के क्षेत्र में दिया गया। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया है 1979 में। चलिए अब आगे हम देखें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। अमर्त्य सेन, इन्हें कब दिया गया? ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया तो वो कौन है? अमर्त्य सेन। कब दिया गया है? ये 1998 में। चलिए वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया है। फिर कैलाश सत्यार्थी, इन्हें किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया है 2014 में। इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था, आप लोग याद रखो, कैलाश सत्यार्थी। तो संयुक्त रूप से दिया गया था, तो इनके साथ जो थी आप लोग उनका नाम भी याद रखिए, वो पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान की थी कौन? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। जब ये 17 वर्ष की थी तब इन्हें ये दिया गया था, सबसे कम उम्र की 17 वर्ष की थी तब इन्हें ये दिया गया था संयुक्त रूप से। कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए अभिजीत बनर्जी, तो अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया, आप लोग ये याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब अपने पास जो टॉपिक है क्या है? पुरस्कार और सम्मान। 2024 में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उसके हमारे पास ये वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अभी मैंने बताया था किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 17 नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो किसे मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को। किसे? दो व्यक्ति को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को। आप लोग याद रखोगे, उर्दू कवि गीतकार गुलजार। चलिए ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? ओपनहाइमर। ये मूवी का नाम है, किसकी मूवी है? क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म। किसकी है? क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर को जो है ऑस्कर अवार्ड या ऑस्कर पुरस्कार 2024 में दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो किसे मिला है? इसरो चंद्रयान 3 की टीम को। किसे दिया गया है? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की टीम चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला दिया गया है, आप लोग याद रखोगे, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है? तो किस देश का जो पुरस्कार है सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार? तो रूस का है। वो कहाँ का? रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो किसे दिया गया है? ये पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन? ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो एम्मा स्टोन को। किसमें? ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है एम्मा स्टोन को। कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? तो क्रिस्टिना पिस्कोवा। आपको मैंने अभी बताया कौन है, क्रिस्टिना पिस्कोवा। प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आलोक शुक्ला को। किसे? आलोक शुक्ला को पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर को? इंदौर को। एक और आप लोग याद रखोगे, इंदौर के साथ साथ सूरत को भी स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किसने? उड़ीसा ने। इसने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया है। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की थी। किसने? उड़ीसा ने। तो
गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। चलिए, पद्म पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कितनी? 132 हस्तियों को। किसे जीडी बिरला पुरस्कार 2023 वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्मानित किया गया है? तो आदिति सेन डे को बिरला पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हमारे पास? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा किसे लैंड हीरो नामित किया गया है? तो किसे? सिद्धेश सकोरे को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो किसने? जेनी एर्पनबेक और माइकल हॉफमैन ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए, खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी। चलिए, ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे? अमिताभ बच्चन। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? तो किसे? पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ का क्या है? ये सर्वोच्च सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? MOITD। क्या है इस लैब का नाम है? पहली अंतरिक्ष एआई लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का ये नाम है। भारत का है ये MOITD। पहली क्या है? ये अंतरिक्ष एआई लैब है। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? वास्तविक समय डेटा प्रसंस्करण, उन्नत मशीन लर्निंग और स्वायत्त निर्णय लेना, ये सब चीजें इसमें क्या है? ये शामिल है। किसमें? अंतरिक्ष एआई लैब में। तो ये कहाँ की है? ये भारत की है। तो इसका नाम जो दिया गया है MOITD दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे अपना अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? देवित रेड्डी ने। ये कितने वर्ष की उम्र में? तो 8 वर्ष की उम्र में। 8 वर्ष की उम्र में जो है अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 जो चुने गए हैं वो कौन बने हैं? देवित रेड्डी बने हैं। चलिए हम यहाँ पे देखें तो परिणाम 11 में से 9 अंक प्राप्त कर जीत हासिल की तथा वह हम वतन भारतीय सात्विक स्वेन और चीन के जिमिंग गुओ के साथ बराबरी पर रहे हैं। बेहतर ट्राइब्रेक स्कोर के कारण स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए पृष्ठभूमि यहाँ देखें तो चैंपियनशिप की शुरुआत अपने पहले 4 मैच जीतकर की, लेकिन अगले 2 मैच हार गए। इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए अपने अंतिम 5 मैच जीते और खिताब भी अपने नाम कर लिया। कौन? देवित रेड्डी ने। तो ये शतरंज चैंपियन बन चुके हैं, विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन। चलिए हम यहाँ पे देखें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये कौन व्यक्ति? गुलजार और रामभद्राचार्य को। गुलजार और रामभद्राचार्य को जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई? 1944 में। और यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1944 से इसकी शुरुआत हुई। 2024 में जो दिया गया है 58वें नंबर का गुलजार और रामभद्राचार्य। 2023 का पुरस्कार है 2024 में दिया गया है। चलिए अब आगे आते हैं अपना क्वेश्चन। किस देश ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो किसने की है? रूस ने। किसने की है? रूस ने जो है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। तो यहाँ पर का जो विषय रहा है निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मेजबानी शहर क्या है? कजान रूस में आता है। तो अध्यक्षता किसने की है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। भारत से किसने भाग लिया है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ ये कौन से नंबर का हुआ? आप लोग याद रखेंगे 16वां नंबर का। 2024 में इसकी मेजबानी किसने की? रूस ने की है। चलिए आगे आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का जो रैंक रहा है 105 रहा है। आप लोग याद रखोगे भारत का जो रैंक रहा है भुखमरी के क्षेत्र में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में भारत का जो रैंक रहा है कौन सा रहा है? 105 रहा है। 127 देशों में 127 देशों में जो क्या रहा है 105वें नंबर में भारत की रैंक रही है। भारत का स्कोर कितना रहा है? यहाँ पर ये भी याद रखिए 27.3 क्या है? ये भारत का स्कोर। भारत का स्कोर।
चलिए, वर्ग 9.9 से कम स्कोर भूख के निम्न स्तर को इंगित करता है। 10 से लेकर 19.9 मध्यम को इंगित करता है। 35 से लेकर 49.9 खतरनाक, और 50 से लेकर ऊपर अत्यंत खतरनाक भूख के निम्न स्तर को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। 2024 में भारत की रैंकिंग 2023 की तुलना में बेहतर है, जब वह 111वें स्थान पर था। तो 2023 में भी आप लोग याद रखिए, 2023 में 111 नंबर पे था। 2023 में 111 नंबर में था और 2024 में 105 नंबर में। तो पहले से क्या है, बेहतर स्थिति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक आप लोग याद रखिए कौन सा है, यहाँ पर 39वां। भारत की जो रैंक रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो 39 भी रही है। टोटल कितने में से, 133 में से 133 में जो रही है भारत की रैंक क्या रही है, 39वें नंबर की। यहाँ हम देखें आईसीटी सेवा निर्यात, इस श्रेणी में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें, आईसीटी सेवा निर्यात में। प्राप्त उद्यम पूंजी, इस श्रेणी में भारत का 6वां स्थान रहा है। अमूर्त परिसंपत्ति तीव्रता, तो इस श्रेणी में भारत का 7वां स्थान रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियां, इस श्रेणी में भारत का 8वां स्थान रहा है। तो इतनी जानकारी आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वें नंबर में भारत की स्थिति रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनावरण की गई नई लेडी जस्टिस प्रतिमा में तलवार के स्थान पर क्या रखा गया। दोस्तों तलवार के स्थान पर क्या रख दिया गया है, हमारे भारत का संविधान की क्या रख दी, यहाँ पर किताब जो है रख दी गई। किसे हटाकर, तो वहां पर जो तलवार रखी थी दोस्तों, तो उसे हटाकर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरानी है और ये क्या है, न्यू है। तो इस हाथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तलवार दिख रही है, इसे हटाकर क्या रख दिया है, यहाँ पर संविधान रख दिया। और हम यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी, जो पहले कानून के अंधे होने का प्रतीक था। ये भी क्या है, यहाँ पर हटा दिया गया है। इस मूर्ति के हाथ में तलवार की जगह भारतीय संविधान है। इस मूर्ति ने पश्चिमी लिबास की जगह साड़ी पहनी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी लिबास और यहाँ पे क्या है, साड़ी। चलिए, इस मूर्ति का मकसद समाज को यह संदेश देना कि कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक भी नहीं है, सभी के लिए क्या है, ये बराबर। तो तलवार को हटाकर क्या रख दिया है, संविधान रख दिया गया। चलिए आगे आप देखें, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो कौन सा देश, यहाँ पर अल्जीरिया क्या बन चुका है, ये अल्जीरिया NDB का नया सदस्य बन गया है। और हम यहाँ पे देखिए जो सदस्य देश यहाँ पे शामिल है, तो मिस्र दिसंबर 2021 में शामिल हुआ, बांग्लादेश सितंबर 2021 में, संयुक्त अरब अमीरात UAE सितंबर 2021 में ये भी शामिल हुआ, उरुग्वे ये भी 2021 में, ईरान नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, और सऊदी अरब नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। एक और जो बन चुका है सदस्य देश, वो क्या है, अल्जीरिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है। तो भारत के पहले वीनस या पहला शुक्र ग्रह का जो मिशन है उसका नाम उसी के नाम पर दिया गया है, शुक्र ग्रह का मिशन है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, शुक्रायन। मिशन का नाम क्या है, शुक्रायन। किस ग्रह का, शुक्र ग्रह के लिए। हम यहाँ पे बात करें तो इसकी प्रक्षेपण की तारीख जो क्या रखी गई है, 29 मार्च 2028 को प्रक्षेपित किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है, यह मिशन शुक्र की सतह, वायुमंडल, भूवैज्ञानिक संरचना और मौसम पैटर्न का अध्ययन करेगा। यह ज्वालामुखी गतिविधि और टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के संकेतों की भी तलाश करेगा। इसकी जो कक्षा है, शुक्र के चारों ओर ऑर्बिटर की कक्षा अंडाकार होगी, जिसमें 500 किलोमीटर की पेरिएप्सिस और 60,000 किलोमीटर की अपोप्सिस होगी। तो आप लोग ये याद रखोगे कब ये इसका जो प्रक्षेपण होगा, 29 मार्च 2028 को। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, शुक्रायन। किसके लिए, ये शुक्र ग्रह के लिए। चलिए आगे आते हैं, किस कंपनी ने हैजा से लड़ने के लिए हिलचोल वैक्सीन लॉन्च की है। तो किस कंपनी ने, तो ये भारत बायोटेक ने हैजा से लड़ने के लिए हिलचोल वैक्सीन लॉन्च की है। अब यहाँ देखें 27 अगस्त 2024 को ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल BVV 131 लॉन्च की है। BVIL ने हिलमैन लैबोरेटरीज और MSD वेलकम ट्रस्ट के सहयोग से यह वैक्सीन विकसित किया है। यह टीका 14 दिनों के अंतराल पर 2 खुराकों में दिया जाता है तथा 1 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया जाता है। तो ये किसने तैयार की है वैक्सीन, तो भारत बायोटेक ने। किससे, हैजा से लड़ने के लिए। चलिए आगे आते हैं हमारे पास,
टॉप केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024 में। योजना से क्वेश्चन पूछता ही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वन लाइनर के रूप में। हमारे पास राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को जो मंजूरी दी गई 2023 में दी गई। अब 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की? तो कौन सी योजना? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कब? 15 अगस्त 2023 को। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? तो कौन सी योजना? आदिति योजना। किसने शुरू की है? रक्षा मंत्री ने। स्पाइस योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब की गई थी? अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में स्पाइस योजना शुरू की गई। किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम ये छात्राओं के लिए चालू किया है। चलिए आगे, किस संस्थान ने भारत की आर्द्र भूमियों को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की है? तो किसने? नीति आयोग ने। किस संस्थान ने? तो नीति आयोग ने भारत की आर्द्र भूमियों को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की। कौन सी पहल? ग्रो पहल। चलिए, इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की है? तो कितनी? 10,372 करोड़। कितनी? 10,372 करोड़ इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट ने ये राशि मंजूर कर दी है। चलिए अब आगे आते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की है? तो खेल मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? खेल मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की है। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने विकास के लिए उन्नति योजना शुरू की है। तो उन्नति योजना उद्योग के लिए, आप लोग याद रखोगे, उद्योग और उन्नति योजना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दे दी है? तो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए। किसके लिए? पवन ऊर्जा परियोजना के लिए। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। इससे किसे लाभ होगा? तो किसे लाभ होगा? ये सरकारी कर्मचारियों को, एकीकृत पेंशन योजना। चलिए आगे देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ की बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। इससे किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो किस क्षेत्र को? जैव प्रौद्योगिकी को। यहाँ पे हम देखें 9,197 करोड़ की बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी। किससे लाभ होगा? ये किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो जैव प्रौद्योगिकी को। चलिए आगे देखते हैं, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएमई ड्राइव योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA पीएम मोदी द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। चलिए, भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सी परियोजना? अस्मिता परियोजना। अपतटीय पवन ऊर्जा योजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? 4,797 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दी थी। किसके लिए? केंद्र सरकार ने दी है पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत। चलिए आगे आते हैं हम। हमारा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो कितने? 6,003.65 करोड़ यहाँ पर क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। ये किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? तो कितने प्रतिशत? 7% यहाँ पर ब्याज दर लोन में दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कितने? 10,037 करोड़ रुपए। हाल ही में विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो कौन सा विभाग? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने करोड़ की पहली किस्त जारी की है? तो कितने? 540 करोड़ की पहली किस्त जारी की है जन धन योजना के तहत। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। पीवीटीजी विकास मिशन किसने? नरेंद्र मोदी ने। चलिए अब आगे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की है? तो किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी ने। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई? तो 2022 में। पीएम श्री योजना 2022 में चालू हुई। स्टार्टअप और
ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 750 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दी है। हाल ही में आदित्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए आगे हम, कैबिनेट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES को मंजूरी दी। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अधीन। चलिए अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या है अगला, केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है जो किसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? तो किसे? युवाओं को जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा, किसके माध्यम से? कौशल ऋण योजना के माध्यम से। कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विज्ञान धारा योजना। NPS वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। NPS वात्सल्य योजना। कैबिनेट ने PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। 2024 में PM स्वनिधि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। क्या रहा है ये? PM स्वनिधि में शीर्ष पर रहा है। हम यहाँ पे बात करें नमस्ते, यह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? कौन सी योजना? नमस्ते योजना। तो किस मंत्रालय के द्वारा? आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये चालू की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया। अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा? नमस्ते, यह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना चालू की गई है। MOSJE इसका फुल फॉर्म सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए आगे आते हैं। 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य जो है 100% जो है हर घर जल परियोजना हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी योजना? सूर्योदय योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। एकीकृत पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो सरकारी कर्मचारी से। कैबिनेट द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है? तो कितने? 75,021 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध किस संगठन से है? तो किससे है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से। चलिए आगे आते हैं हम, क्या है हमारे पास? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा मंत्रालय है ये? गृह मंत्रालय। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए CDP सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके लिए? बागवानी किसानों के लिए। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मिथक बनाम वास्तविकता मंच। किसने लॉन्च किया है? ये निर्वाचन आयोग ने। चलिए अब आगे आते हैं हम। ये तो क्या थी हमारी योजना की, हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या है? किस देश ने 2024 SCO शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? SCO शिखर सम्मेलन सरकार की प्रमुख की मेजबानी की है? तो SCO शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? पाकिस्तान। 2024 में किसने किया है? पाकिस्तान ने SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अब हम यहाँ पे देखें तो 15 और 16 अक्टूबर 2024 को ये हुआ है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में कहाँ हुआ इसका आयोजन? हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अध्यक्षता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के क्या है ये? प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या की है? इस सम्मेलन की अध्यक्षता। भारत की ओर से भाग लिया, यहाँ पर शामिल हुए कौन? विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें शामिल हुए। किसमें? SCO शिखर सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसकी जो हम बात करें मेजबानी तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। आयोजन कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग
किस राज्य में बनाई जाएगी, तो ये किसमें, महाराष्ट्र राज्य में ये सुरंग जो है बनाई जाएगी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग। हम यहाँ पे देखें तो इसका उद्घाटन 13 जुलाई 2024 को पीएम मोदी के द्वारा, कब हुआ, 13 जुलाई 2024 को किया गया पीएम मोदी के द्वारा, जो 11.8 किलोमीटर तक फैली हुई है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA द्वारा विकसित की गई है, जो यात्रा के समय को 1 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 मिनट कर देती। तो 1 घंटे की यात्रा केवल कितने, 12 मिनट में यहाँ पर तय की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, तो दोस्तों भारत को जो पहला पदक दिलाया किसने, मनु भाकर ने। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था पेरिस ओलंपिक में, भारत को पहला पदक किसने, मनु भाकर ने। तो आयोजन कहाँ हुआ पेरिस ओलंपिक में, सॉरी ओलंपिक की बात करें तो 26 जुलाई 11 अगस्त को पेरिस में, और पेरिस के नाम से क्या है, पेरिस ओलंपिक। कहाँ, 26 जुलाई से 11 अगस्त। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस, ये भी पेरिस में ही। प्रतिभागी राष्ट्र क्या रहा है, प्रतिभागी राष्ट्र कितने, 206। उद्घाटन जॉर्डिन्स डू ट्रोकेरेडो एंड सीन ने। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो है क्या रहा है, शुभंकर फ्रीज रहा है, आप लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे आते हैं हम। पेरिस ओलंपिक 2024 की हमारे पास ये पदक तालिका है, किसने जो है कितने मेडल यहाँ पर लाए हैं, तो पहले स्थान पे कौन रहा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कितने यहाँ पर गोल्ड मेडल 40 हासिल किए, सिल्वर 44 और ब्रॉन्ज कितने, 42, टोटल कितने 126। तो पहले स्थान पर आप लोग याद रखो यूनाइटेड स्टेट, टोटल कितने 126 मेडल। यहाँ हम देखें चाइना सेकंड नंबर पे है, कितने 40 गोल्ड 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, टोटल कितने 91 मेडल यहाँ पर हासिल किए, किसने, चाइना ने। जापान की बात करें तो 20 यहाँ पर गोल्ड 12 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज, टोटल कितने 45 मेडल, किसने, जापान ने। थर्ड स्थान पर रहा, फोर्थ में रहा ऑस्ट्रेलिया, जिसने 18 गोल्ड मेडल 19 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज, और टोटल हम देखें तो कितने हैं 53, जो है 53 टोटल मेडल किसने लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल 26 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज, ऐसे टोटल कितने 64 मेडल हासिल किए, किसने, फ्रांस ने। चलिए हम यहाँ देखें तो इंडिया ने कितने, इंडिया का रैंक आप लोग याद रखेंगे कौन से नंबर पे है, ये 71वें नंबर पे। भारत का स्थान क्या रहा है पदक तालिका में पेरिस ओलंपिक में, तो 71वें नंबर पे रहा है। गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया, 0 है। हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मेडल 1 और ब्रॉन्ज कितने आए हैं 5, टोटल कितने मेडल भारत ने 6 मेडल लाए हैं। और कौन से नंबर पे है ये, 71वें नंबर पे। भारत का स्थान 71वां पेरिस ओलंपिक में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, तो किसने जीता है, ये भारत ने। किसने जीता है, भारत ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 2024 में, किसे हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को। उप विजेता जो रहा है आप लोग याद रखोगे, उप विजेता क्या रहा है, दक्षिण अफ्रीका। हमारे पास ये दिया भी है मेजबानी देश, यहाँ पे मेजबानी किसने किया है वर्ल्ड कप की, USA और वेस्ट इंडीज ने इसकी क्या किया है मेजबानी। उप विजेता जो रहा है दक्षिण अफ्रीका, विजेता अपन को पता है कौन रहा है, भारत। सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, रहमान उल्लाह गुरबाज, जो कहाँ के खिलाड़ी है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी, 281 रन। सबसे ज्यादा विकेट जो लिया है 2 व्यक्ति ने लिया है, फजल हक फारूकी जो कहाँ के, अफगानिस्तान के 17 विकेट, और अर्शदीप सिंह ये कहाँ के हैं, भारत के खिलाड़ी, इन्होंने भी कितने लिए हैं 17 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले 2 व्यक्ति हैं। चलिए आगे आते हैं। क्या हमारे पास, भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया, तो किस राज्य में, झारखंड राज्य में। किस राज्य में, झारखंड राज्य में जो है पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर शामिल हुआ है। और दोस्तों ये लोग ये भी याद रखिए, सर्वाधिक मात्रा में कोयला कहाँ होता है, झारखंड में। सर्वाधिक मात्रा में कोयला कहाँ होता है, झारखंड में, ये भी आप लोग याद रखोगे। सर्वाधिक मात्रा में कोयला होता है झारखंड में। जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में ये शुरू की गई। कौन सा, ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर, झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में। कोयला उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव, इस परियोजना का उद्देश्य जो है इन सीटू कोयला गैसीकरण का उपयोग करके कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना, इसका क्या है ये उद्देश्य है। तो किस राज्य में शुरू हुई है, झारखंड में। चलिए आगे आते हैं हम। क्या है हमारे पास, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, तो किसमें, जम्मू कश्मीर में।
कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस राज्य में है ये, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। ब्रिज का नाम आप लोग याद रखिए, सबसे ऊंचा है ये आर्च ब्रिज। विशेषता यहाँ की हम बात करें तो यह पुल चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर है। किस नदी से, चिनाब नदी के तल से जो है 359 मीटर क्या है, ऊपर है। जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी कितना है ये, 35 मीटर ऊंचा है। यह 111 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का ये हिस्सा है। तो ये क्या है, ये रेलवे ब्रिज है, ये रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज इसका नाम है। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे आते हैं हम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर भारत की रैंक क्या है, तो भारत की जो रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो वो कौन सी रैंक है, 176वीं। कौन सी रैंक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं है। 180 देशों में, 180 देशों में भारत की रैंक क्या है, 176। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में 180 देशों में से भारत क्या रहा है, 176वें स्थान पर। अंक जो है भारत का स्कोर कितना है, 27.6 था। अन्य रैंकिंग, अन्य श्रेणियों में भारत की रैंकिंग इस प्रकार थी। तो पारिस्थितिक तंत्र जीवन शक्ति में भारत की रैंक 171, जैव विविधता और आवास में 178, समुद्री KVA संरक्षण में क्या रहा है भारत का स्थान, 108वें नंबर में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में क्या रहा है, 176वें नंबर में 180 देशों में से। चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है, तो भारत की रैंक क्या रही है इसमें, 159 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सा, 2024 में जो रैंक रही है 159 विश्व प्रेस स्वतंत्रता। हम यहाँ पे देखें तो यह 2023 की तुलना में थोड़ा सुधार है, जब भारत 180 में से 161वें स्थान पर था। अभी किसमें है, 159 में। हालांकि भारत की रैंकिंग अभी भी पाकिस्तान, श्रीलंका और तुर्की जैसे देशों से पीछे है, जो क्रमशः 152, 150 और 158वें स्थान पर है। 2024 में सर्वोत्तम प्रेस स्वतंत्रता वाले शीर्ष 10 देश, तो शीर्ष जो 10 देश हम देख लेते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। और जो निम्न देश हम बात करें, यहाँ पर जो 10 देश निम्नलिखित है सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता में, वो कौन से, इरिट्रिया, सीरिया, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये क्या रहे हैं सबसे खराब प्रेस, या हम कहें निम्न स्तर पर, ये क्या है 10 देश हैं जिनकी लिस्ट है हमारे पास। तो 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है, 159 नंबर में। चलिए आगे आते हैं। विश्व के पहले 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का क्या नाम है, तो इस रॉकेट का जो नाम रखा गया रॉकेट इंजन का, अग्निबाण। विश्व के पहले 3D मुद्रित रॉकेट इंजन क्या रखा गया, इसका नाम अग्निबाण। अग्निबाण SORTED का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह विश्व का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन चलित रॉकेट प्रक्षेपण भी था। क्या है ये, पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन चलित रॉकेट प्रक्षेपण भी था। इसका जो नाम दिया गया, क्या दिया गया है, अग्निबाण दिया गया, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं हम। हमारे पास ये सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख दिए गए, ये लिस्ट दी गई हमारे पास। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ये क्या है, ये 2nd नंबर के, आप लोग याद रखोगे, क्या है ये 2nd नंबर के है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ये क्या है, ये CDS जनरल अनिल चौहान है। थल सेना के जो अध्यक्ष है जनरल कौन, उपेंद्र द्विवेदी। क्या है ये, थल सेना के अध्यक्ष। वायुसेना के जो प्रमुख है वो कौन है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, अमरप्रीत सिंह, पूरा नाम भी आप लोग याद रखिए, अमरप्रीत सिंह क्या है, ये वायुसेना के प्रमुख है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी क्या है, ये नौसेना के प्रमुख है। नौसेना के प्रमुख कौन है, दिनेश के त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, ये अनिल चौहान। वायुसेना के प्रमुख AP सिंह, अमरप्रीत सिंह इनका पूरा नाम है, आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं हम। कुछ क्या यहाँ पे हम सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो सैन्य अभ्यास यहाँ देखें तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया है, तो ये क्या है 10वां संस्करण शुरू किया है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच। चलिए उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया, तो किस देश में, मलेशिया में। उदार शक्ति 2024 वायु अभ्यास चालू किया गया है मलेशिया में। चलिए आगे आते हैं हम। भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया गया, तो ये किसमें, लद्दाख में। कौन सा, पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास।
चलिए आगे आते हैं। तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। तरंग शक्ति 2024। निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो किसमें? मंगोलिया में। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश में अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 का आयोजन किया? तो किसमें? चीन में। निम्न में से किस देश में पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो किस राज्य में? सॉरी किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास। चलिए आगे आते हैं हम। क्या है हमारे पास? बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में? कजाकिस्तान में। मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किस देश के द्वारा? भारत के द्वारा। मालाबार युद्ध अभ्यास का 28वां संस्करण। चलिए आगे। नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो किस देश के मध्य? भारत और मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्ध अभ्यास होगा। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक को कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ पर? अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास के 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ पर? थाईलैंड में। भारत और थाईलैंड में। भारत और जापान के बीच जिमेक्स नौसैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया? तो 8वां संस्करण जिमेक्स का नौसेना अभ्यास। चलिए आगे आते हैं। क्या है? भारत और किस देश के बीच आतंकरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? कौन सा? तर्कस का 7वां संस्करण। तो भारत और अमेरिका के बीच। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर? लक्षद्वीप में। लामितियो सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो भारत और सेशेल्स के बीच। लामितियो सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टंसिक के पहले संस्करण का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी तक करने की घोषणा की है? तो किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। किसने? भारत ने ये घोषणा की है। निम्न में से किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर? विशाखापट्टनम में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, 12वां संस्करण। चलिए निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू किया गया? तो किस देश की बहुराष्ट्रीय सेना? तो नेपाल की। शांति प्रयास 4 यहाँ पर शुरू किया गया। चलिए आगे आते हैं। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया? तो किस? लक्ष्मण के बीच, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यहाँ पर चालू किया गया, आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्ती 16 नामक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के बीच? मालदीव। कौन कौन? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास? दोस्ती 16 नामक त्रिपक्षीय अभ्यास यहाँ पर चालू किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित किए गए डेजर्ट नाइट अभ्यास, कौन सा अभ्यास? डेजर्ट नाइट अभ्यास में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जापान नहीं है यहाँ पर। तो जो डेजर्ट नाइट अभ्यास में आप लोग याद रखेंगे कौन कौन है? भारत शामिल है, फ्रांस है, भारत, फ्रांस और यूएई। इसमें क्या है? ये शामिल। किसमें? डेजर्ट नाइट अभ्यास में जो शामिल है भारत, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, क्या है इसमें? शामिल है। जापान शामिल नहीं है। निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो किसमें? राजस्थान में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व को दर्शाने के लिए एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा? डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। आप ये तो क्या हो गया? हमारे सैन्य अभ्यास की बात हो गई। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्या है? ब्रिटेन की सामंता हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किस पुस्तक के लिए? तो ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। आप लोग यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग याद रखिए, ऑर्बिटल कक्षीय नहीं है, इसका अर्थ हो गया क्या है पुस्तक का नाम? ऑर्बिटल के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है किसे? ब्रिटेन की समांथा हार्वे को। अब यहाँ पे हम देखें पुरस्कार के 55 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस सूची में 5 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं 55 वर्ष के इतिहास में। चलिए ऑर्बिटल 1979 में पेनलो फिट्जगेराल्ड
कि ऑप्सोर के बाद दूसरा सबसे छोटा बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है। दूसरा क्या है, ये सबसे छोटा बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास। हार्वे ने, कौन, सामंथा हार्वे ने लगातार लॉकडाउन के दौरान ऑर्बिटल लिखा है, जिसमें उन्होंने पात्रों की सीमित जीवन और अलगाव के सार्वभौमिक अनुभव के बीच समानताएं चित्रित की है। तो किसकी ये रचना है, ऑर्बिटल, ब्रिटेन की सामंथा हार्वा, इसे क्या दिया गया है, बुकर पुरस्कार। चलिए आगे आते हैं हम। रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू ने क्या लिखा है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी रतन टाटा की बात कर लें तो रतन टाटा का जो जन्म है 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील से अपने करियर की शुरुआत की। कब, 1961 में। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के क्या रहेंगे, चेयरमैन रहे। 1991 से 2012 तक क्या रहेंगे, चेयरमैन रहे। चलिए आगे आते हैं हम। क्या है हमारे पास, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्पीकिंग विद नेचर के जो लेखक है रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा है, स्पीकिंग विद नेचर नामक पुस्तक लिखा है। तो इस पुस्तक में, इस गहन सोच वाली पुस्तक में यूरोप या अमेरिका से बहुत दूर वैश्विक आंदोलन के लगभग अज्ञात प्रगतिहास को उजागर करके इस कथा को चुनौती दी है। तो किसकी पुस्तक है ये, रामचंद्र गुहा की। चलिए आगे आते हैं आप। क्या हमारे पास, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित मां मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मां मदर नामक पुस्तक के जो लेखक है, आप लोग याद रखेंगे क्या जाएगा हमारा आंसर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। क्या नाम है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत क्या है, मां मदर नामक पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी में लिखी कविताओं के माध्यम से मातृत्व का चित्रण किया गया। किसका, मातृत्व का चित्रण किया गया है। इसमें माताओं के प्यार और स्नेह की अनकही कहानी, वे नाम भी वही है, माँ और मदर। मां मदर नामक पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने। चलिए आगे आते हैं। क्या है हमारे पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक। किस पर आधारित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषण पर आधारित है यह पुस्तक। विंग्स टू आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम। क्या नाम है पुस्तक का, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम का विमोचन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में जो है इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। इन्होंने क्या किया, इसका विमोचन किया है कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के कितने 75 महत्वपूर्ण भाषण का यहाँ पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम। तो किसने इसका जो विमोचन किया, शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलिए आगे हमारे पास अब क्या दिए हैं, ये भारत के प्रमुख दिवस दिए गए हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेज है, हम इसको पढ़ेंगे। किस दिन क्या मनाया जाता है ये भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए 12 जनवरी तो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 15 जनवरी क्या मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। यहाँ पे हम देखें 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सभी को पता है। तो 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी केंद्रीय शुल्क दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए आगे भी आते हैं, हमारे पास और दिए हैं। क्या है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। तो 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, आप सभी को मालूम ही होगा। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के साथ साथ संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग ये भी याद रखिए। शिक्षक दिवस और संस्कृत दिवस कब, 5 सितंबर को। तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हुई, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं,
5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन के अवसर पर। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को नौसेना दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट याद रखिए। 16 दिसंबर विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान क्या हुआ था, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की यहाँ पर विजय हुई थी। इसी दिन क्या मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। चलिए, 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। यहाँ पर आप लोग एक दिन और याद रखिए, 24 अक्टूबर, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है यहाँ पर? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस। 25 दिसंबर भी आप लोग याद रखिए, 25 दिसंबर अभी गया सुशासन दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अब आगे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो पहले बहुउद्देशीय पोत का जो नाम रखा गया क्या है? समर्थक। भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत, क्या नाम रखा गया उसका? समर्थक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कटपल्ली शिपयार्ड चेन्नई का। कट्टुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ये जो समर्थक है क्या है? बहुउद्देशीय ये पोत है। इसका नाम क्या दिखा है? समर्थक लिया गया। बहुउद्देशीय क्या है? ये भारत का पोत है। चलिए, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किस IIT ने ई-शूज विकसित किया है? तो किस IIT ने? तो IIT इंदौर के द्वारा ये ई-शूज जो है विकसित किया गया। ई-शूज जो चलने से बिजली पैदा करते हैं और वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GPS का उपयोग करते हैं। किसके लिए? लोकेशन ट्रैक करने के लिए GPS का उपयोग करते हैं। ये बिजली पैदा करते हैं चलते हुए। तो किसने विकसित किया है? IIT इंदौर और DRDO ने। किसने? दोनों याद रखोगे, IIT इंदौर और DRDO ने क्या किया है? इसे विकसित किया है। चलिए, आगे आते हैं। क्या है हमारे पास? कौन सी कंपनी 2026 तक भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगी? तो H-125 हेलीकॉप्टर जो लॉन्च करेगी वो कौन कौन? टाटा और एयरबस। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ए और बी। तो टाटा और एयरबस क्या करेगी? भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगी। तो भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। 2026 में कौन कौन? टाटा और एयरबस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। टाटा और एयरबस दोनों इसको लॉन्च करेंगे। चलिए, आगे आते हैं हम। वेस्ट नाइल बुखार सबसे पहले किस देश में पाया गया था? तो वेस्ट नाइल बुखार जो सबसे पहले पाया गया था, कहाँ पर? युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में वेस्ट नाइल बुखार सबसे पहले पाया गया था। वेस्ट नाइल फीवर मच्छर जनित क्या है? ये वायरल संक्रमण है। मच्छर से क्या ये पैदा हुआ है? संक्रमण है। कारण, इसका जो कारण है वेस्ट नाइल वायरस के कारण। किसके कारण? वेस्ट नाइल वायरस के कारण। सबसे पहले युगांडा में पाया गया था 1937 में। सबसे पहला जो देश है वो क्या है? युगांडा। चलिए, आगे आते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला AI जनित स्कूल शिक्षक रोबोट पेश किया? तो किस राज्य ने? तो भारत का जो राज्य क्या है? केरल। इसने क्या किया है? AI जनित स्कूल शिक्षक रोबोट पेश किया। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है? स्कूल में ये क्या है? शिक्षक रोबोट है। ये शिक्षक रोबोट ये पेश किया। तो यहाँ पर कौन है? ये केरल। हम यहाँ पे देखें तो इसको डेवलप किसने किया है? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से मेकर लैब्स एडुटेक ने। किसने? मेकर लैब्स एडुटेक ने इसको विकसित किया है। किसके सहयोग से? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से। ये कहाँ है? केरल में। इसकी जो विशेषता है, एक मानव सदृश रोबोट से जो पारंपरिक भारतीय साड़ी पहनता है, जो छात्रों को अभिवादन करता है तथा सामान्य हाव भाव से प्रतिक्रिया करता है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्या है? एक मानव की तरह दिख रहा है और इन्हें क्या है? भारतीय साड़ी पहना हुआ है। तो कहाँ का है? ये केरल राज्य का पहला AI जनित स्कूल शिक्षक। इसका भी जो नाम दिया गया दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिए, क्या दिया गया है? आइरिस दिया गया है। इसका नाम जो है रोबोट का क्या दिया गया है? आइरिस रोबोट दिया गया है। आप लोग याद रखोगे, शिक्षक का नाम क्या दिया गया है? AI पर आधारित है ये आइरिस। चलिए, भारत के पहले जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्या नाम है? भारत GPT।
क्या नाम है? भारत जीपीटी पहले जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का नाम है। लॉन्च किसके द्वारा? CoRover.ai के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य है भारतीय 22 भारतीय भाषाओं में एआई संवादों को बदलना। कितनी भाषा? 22 भारतीय भाषाओं में। तो इसका जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है एआई प्लेटफॉर्म का? भारतीय जीपीटी। चलिए आगे आते हैं। हमारे पास ये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की लिस्ट है। तो 2024 में जो दिया गया है वो किस चीज के लिए किसे दिया गया है, किस फिल्म को दिया गया, किस अभिनेता, किस निर्देशक, अभिनेत्री, तो ये हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए जो चुना गया है, किसे चुना गया है? आट्टम मूवी को। किसके लिए? आट्टम मूवी को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को तिरुचित्रवल्लम और मानसी पारेख को कक्ष एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो किसे चुना गया है? सूरज बड़जात्या को। किसके लिए? ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो कौन है? सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन मल्होत्रा फौजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार तो श्रीपत मल्लिकपुरम, ये किससे? मलयालम से है। चलिए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म प्रमोद कुमार फौजा। चलिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म तो किसे दिया गया? कार्तिकेय 2 को। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन भाग पहला, इसका जो मूवी का पार्ट 1 है पोन्नियन सेल्वन को क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पुरस्कार। चलिए सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म तो किसे दिया गया है? बागी दीदी को। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म किसे दिया गया है? ये सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म दमन को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म है तो किसे दिया गया है? साउदी वेलक्का को। CC 225/2009 2009। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म तो किसे? सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म बालवी। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म KGF पार्ट 2। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, आप लोग ये याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे दिया गया? गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ तेवा फिल्म सिकेसा। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कावेरी अंतर्धान। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म इमोती पुथी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक या हम कहें प्लेबैक सिंगर तो किसे दिया गया? अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र मूवी केसरिया सॉन्ग के लिए। चलिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तो प्रीतम को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक AR रहमान को पृष्ठभूमि स्कोर पोन्नियन सेल्वन भाग 1 के लिए दिया गया। किसे दिया गया? AR रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक। तो 2 व्यक्ति को दिया गया है, प्रीतम और AR रहमान को। चलिए अब आगे आते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत रहा है टायर 1 पे। क्या रहा है ये? भारत ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत टायर 1 पे रहा है। तो जारी करता है, इसको जारी करता है कौन? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जारी करता है। 5 स्तंभ है इसके आधार पर ये जारी किया जाता है। तो इसके 5 स्तंभ है। कानूनी उपाय पहला स्तंभ, दूसरा तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग। ये कितने हैं? 5 स्तंभ है। इसी के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। टियर 1 हम यहाँ पे जो शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और UK। क्या है? ये टायर 1 में यहाँ पर शामिल है। चलिए आगे आते हैं। क्या है हमारे पास? कौन सा देश एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो दूसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है तो क्या है? भारत देश। कौन सा देश? भारत देश क्या है? 2nd नंबर का एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है, सबसे बड़ा। तो पहला क्या है? चीन है। पहला देश चीन है जो सबसे ज्यादा क्या है? एल्यूमिनियम उत्पादक है। चलिए उत्पादन जो है 2023 में 4.1 मिलियन मैट्रिक टन एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है 2023 में 4.1 मिलियन। चलिए आगे आते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो क्या है? 63 नंबर में। किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। कौन से नंबर में है? 63 भारत का नंबर है। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में 120 देशों में से कितने में से? 120 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? 63 रहा है। यह 2023 की 67वीं रैंकिंग से बेहतर। तो 2023 में आप लोग ये भी याद रखिए 67 नंबर में। वर्तमान ऊर्जा प्रणाली समानता, स्थिरता और सुरक्षा के संदर्भ में प्रणाली कितनी अच्छी तरह कार्य करती है। 2024 ETI में शीर्ष रैंक पाने वाले देश स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। जो शीर्ष नंबर पर रहे हैं तो क्या रहे हैं? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। और भारत का स्थान क्या रहा है? 120 देशों में 63वें नंबर में। चलिए आगे आते हैं। क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक
AIPA 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो क्या है? 72 है। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPA में क्या रहा है भारत का स्थान? 72 नंबर पे। जो शीर्ष देश रहे हैं तो पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर, दूसरे में डेनमार्क और तीसरे में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत का स्थान क्या है? 72 है, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या रहा है? 39वें नंबर में। 119 देशों में से कितने? 119 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है 39वें नंबर में, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। तो इसको जो प्रकाशित करता है वो भी आप लोग याद रखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता है। तो जो शीर्ष देश रहे हैं तो पहले नंबर में USA, सेकेंड में स्पेन और थर्ड में क्या रहा है? जापान। और भारत का जो स्थान रहा है 2024 में यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में तो कौन सा रहा है? 39वें नंबर पे रहा है, टोटल 119 में से। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या रहा है? 93 नंबर पे। टोटल कितने? 180 देशों में से भारत का जो स्थान है 93 नंबर पे रहा है। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में। अब यहाँ पे शीर्ष देशों की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क, सेकेंड में फिनलैंड और थर्ड में क्या है? न्यूजीलैंड। तो पहला डेनमार्क, सेकेंड फिनलैंड और थर्ड क्या है? न्यूजीलैंड। यहाँ पे 2023 में भारत की रैंकिंग में जो रहा है स्थान वो क्या रहा है भारत का? 93 नंबर, टोटल 180 देशों में थे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के। यदि दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दें, या आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे तभी आपको जो है PDF यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, डेली आपको वहाँ पर क्विज मिलते रहेंगे और जीके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आपने अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कर लें।